सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। मानसून का चौथा स्पेल ख़त्म हो गया मुल्क भर में। सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बहुत तबाही आई है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी हाल बहुत बुरा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन बारिशों ने मुतासिर किया है तो वो बलूचिस्तान के 15 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्स हैं। 15 डिस्ट्रिक्स को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है बलूचिस्तान के, और सिनेरियो ये है कि वहाँ पर आबादियाँ बहुत सारी मुतासिर हुई हैं, बड़ी तादाद के अंदर मवेशी बह गए हैं, बंद टूट गए हैं। हम कराची को डिस्कस करते रहे हैं, हम डिस्कस करते रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को, लाहौर को डिस्कस करते रहे हैं, हम मुख्तलिफ एरियाज़ को डिस्कस करते रहे, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो तबाही है उसका अंदाज़ा अभी लगाया नहीं जा सकता जितनी तबाही हुई है। और मुसलसल जो बंद टूटे हैं उन्होंने आबादियाँ बहुत बुरी तरह मुतासिर की हैं, मवेशी बह गए हैं। सूरत हाल ऐसी है जो शायद 2007, 2010 और 2011 का जो फ्लड आया था उसके अंदर बलूचिस्तान में ऐसी तबाही नहीं हुई थी जितनी तबाही इस वक्त हुई है मुख्तलिफ शहरों के अंदर। अगर हम मिलीमीटर के अंदर बारिशों का हिसाब लगाएं तो इस वक्त तकरीबन 15 अजला हैं जिनको तबाहकुन करार दिया है सीएम बलूचिस्तान जनाब जाम कमाल साहब ने, और लिस्ट जारी की है वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जिस अंदाज में जाम कमाल इस वक्त काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, इमरजेंसी उन्होंने नाफिज कर दी है। 15 अजला के अंदर 273 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पशीन के अंदर बहुत सारे ऐसे अजला हैं, गवादर के अंदर 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों के अंदर। ये जो अजला की लिस्ट है इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो बारिश का रिकॉर्ड है वो कई सालों पुराना वो रिकॉर्ड टूटा है। अब सिनेरियो क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर आबादियां बहुत डिस्टेंस के ऊपर हैं, पानी जिस तरह से आबादियों को डैमेज कर रहा है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, बलूचिस्तान के 33 अजला में से तकरीबन 15 अजला जो हैं वो हाई रिस्क के ऊपर हैं, हाई रिस्क के ऊपर डैमेज हुए हैं, जबकि 5 अजला जो हैं वो उनके ऊपर भी ख़तरा है, जिसमें से डेरा बुगटी है, ज़ियारत है, कला सैफुल्ला है, यहाँ पर भी बड़े नुकसानात हुए हैं। मेरे साथ शहजादा जुल्फ़िकार साहब जो कि ब्यूरो चीफ हैं हमारे कोयटा के, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहजादा साहब, ये जो बारिशों का ये वाला जो साइकिल है जिसमें इतनी तबाही बलूचिस्तान के अजला में हुई है, जो पिछले रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जिसने, आप क्या देख रहे हैं, हिकमत अमली क्या है इस वक्त, क्या मंजरनामा है, हिकमत अमली किस तरह से बलूचिस्तान की गवर्नमेंट देख रही है, किस तरह से संभाल रही है इन अजला को? देखिए, सबसे ज्यादा जो है वो बारिशों का, जिस तरह आपने तफसीलात काफी बताई दी हैं, कोलू, डेरा बुगटी और लसबेला और ये खुजार और किला सैफुल्ला, इधर बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं। और खासकर जब जो मेन शारा होती है यहाँ से वाया सिब्बी और जैकमाबाद को डेरा मुराद मिलाने वाली सड़क है, कोयटा से कराची को मिलाने वाली सड़क है आपका वाया खुजार, वहाँ जो है पुलों को नुकसान पहुंचा है। लसबेला को इस तरह की बहुत ज्यादा तूफानी बारिशें होती हैं और उसके बाद बड़ा रेला आता है, तो उसमें या तो वो उसको बहा के ले जाता है या पुलों को डैमेज कर देता है, और वो अल्टरनेट लोगों के पास नहीं होता, वो 18 घंटे 36 घंटे लोग फंस जाते हैं। इसी तरह बोलान का जो है वो बहुत ही पुल बनाए गए थे। इस तरह की बारिशें 1986 में हुई थी, जब उस वक्त के अंग्रेजों के बनाए हुए वो जो पुल थे जिनकी जायद उल मयाद हो गए थे, उनकी वो डेट जो है वो भी गुजर चुकी थी, लाइफ पूरी कर चुकी थी। वो पुल जब बह गए थे तो उस तरह की बारिशें हुई थी कि कई दिन तक जो है वो ट्रैफिक, वो बोलान का जो वो बीबी नानी का जो पुल है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन इतना ऊंचा रेला आया कि पुल को डैमेज कर गया, और उस पुल के बराबर जो है वो जो सड़क है उसके दरमियान में इतना बड़ा शगाफ डाल गया कि ट्रैफिक नामुमकिन है उसके लिए, और 4 से 6 अफराद की जो है वो बह जाते हैं, और माल मवेशी तो सैकड़ों में, जिनका अभी तक वो तखमीना लगा रहे हैं कि लोग कितने माल मवेशी बह गए हैं। आपको तो पता है कि यहाँ लोगों का 90% लोगों का गुजर बसर है वो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर है। लाइव स्टॉक बह जाए और एग्रीकल्चर तबाह हो जाए तो ये समझ लें कि वो 3-4 साल बाद भी दोबारा से वो नहीं हो सकते हैं। अब बात जो आप कर रहे हैं उसकी क्या
गवर्नमेंट की तरफ लोग देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो इन एक्शन है। जाम कमाल जो है काफी चीजों में उनका एक रिकॉर्ड है कि वो फौरी तौर पर टीम नहीं है, अलबत्ता ये उनकी बदकिस्मती है कि गुजरा की कोई टीम होनी चाहिए, एनर्जेटिक टीम। कोविड में भी वो अकेले जो कुछ करते रहे, खुद करते रहे। शहजाद साहब, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ, आप मेरे साथ ही रहें। जब से आज मेरी दिन में 3-4 दफ़ा बात हुई है, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर हैं। मेरी मुसलसल कोशिश है कि उनसे बात भी हो और उनसे बात करके हम प्रोग्राम में उनको शामिल करें जिस तरह से वो मुतहर्रिक हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है पिछले इन 2 सालों के अंदर जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं और बहुत सुकून से, बहुत ऑर्गेनाइज अंदाज में काम करते हैं, जो बदकिस्मती मीडिया ने उस तरह से हाईलाइट नहीं किया। लेकिन जाम कमाल साहब की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए, वो किसी सीएम से मेरे ख्याल पीछे नहीं, आगे हैं। हमारी कोशिश है उनसे बात करें, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लियाकत शहवानी साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं और सारा डेटा भी रखते हैं अपने पास बलूचिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, ये जो एक नई आफत आई है फ्लड की सूरत में, हिकमत अमली नज़र आ रही है, सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन लगता यह है कि सैलाबी इलाके बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर हैं, इनको फौरी तौर पर रिलीफ देना लोगों को दुश्वारी तो है। जी बिल्कुल, इसमें देखें दुश्वारी इसलिए कि बलूचिस्तान जो है जियोग्राफिकली आधा पाकिस्तान है और दूर दराज एरियाज हैं जहां पे रिलीफ फौरी पहुंचाना खुद एक मुश्किल काम है। और बलूचिस्तान के बहुत सारे एरियाज जिसमें ऑलरेडी पास में इग्नोर रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हो सका, तो उन एरियाज में ये जो फोर्स स्पिल है मानसून की, इसकी वजह से फौरी तौर पे जो बारिशें तेज हुई हैं। अब नॉर्मली ऐसे रिवर्स जहां पर क्यूसिक पानी रहता था, अचानक जो है 83,000-86,000 क्यूसिक तक चली गई। तो ऐसी सूरत हाल में इस ओवरफ्लो की वजह से ब्रिजेस भी टूटे, उनको भी नुकसान हुआ, बहुत सारे रोड भी वो टूट गए, वाश अवे हो गए। N65 जो कनेक्ट करता है कोयटा को जेकबाबाद से बीबी नानी के मकाम पे, वो पुल मुकम्मल बह गया है। वो रास्ता वो वहाँ पे बंद है। लेकिन ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट हाई अलर्ट पे है, जैसे आपने खुद जिक्र किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वो तमाम ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। साथ में विजिट पे गए, आज DCM साहब विजिट पे हैं। उन्होंने एक तो ये है कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है नेचुरल डिजास्टर का, उसमें 24/7 हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इसके अलावा CM सेक्रेटरीट में, PDMA ऑफिस में, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में कंट्रोल एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। अभी उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि एग्रीकल्चर, इरिगेशन, CNW ये तमाम डिपार्टमेंट्स भी कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करें और जितनी इनकी अपनी मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको मोबिलाइज किया जाए। अच्छा ये बताएं लियाकत साहब, ये देखिए एक के बाद एक बहरान जो है वो हैंडल कर रही है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट। जो हमने कोविड-19 वाला मामला देखा, अपने ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से हैंडल किया, तारीफ करनी चाहिए। उसके बाद का सिनेरियो के अंदर भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने काम किया। ये मैकेनिज्म क्राइसिस मैनेजमेंट का तो अब स्टेबल है बलूचिस्तान के अंदर। रिलीफ की चीज़ों में कैसे करेंगे, रिलीफ कैसे पहुंचाएंगे? पाक फौज आपके साथ है, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने टीम्स बना दी हैं, अजला बहुत दूर दूर हैं, जैसे आपने बताया रास्ते दुश्वार हैं। ये रिलीफ वर्क कैसे होगा, किस तरह से स्टेपिंग है इसकी? देखिए, जिस बड़ी पैमाने पे ये बारिशें हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो मैकेनिज्म है, वो मैनेजमेंट है, प्री एम्प्ट करते हुए जो हमने इकदाम किए उसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान जो है बहुत कम हुए। कल जो है खुजदार मुला चुटोर के पास 100 के करीब ऐसे लोग वहाँ पे वो पंस गए थे, हमने उनको रेस्क्यू किया। रत्तो डेरो खुजदार रोड पे 5 लोग फंसे हुए थे, उसको हमने रेस्क्यू किया। वो असिस्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। आज जल मक्सी में 8 हिंदू फैमिलीज जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और इसी तरह अभी जो है जल मक्सी के कुछ एरियाज हैं वहां पे अत्ता के व्हाट्सएप पे कहीं से भी कोई नंबर आ रहा है, हम शेयर करते हैं ग्रुप पे। हमारे कमिश्नर साहब ने अभी उनसे रब्ता किया है और वहाँ जहां मुमकिन हो रहा है बोट हम वहां पहुंचा रहे हैं। अब आज हमने प्लान किया है कि एली के जरिए न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करेंगे, जहां पे फूड जरूरत है वो भी फराहम करेंगे, लेकिन कुछ एरियाज में बारिशों की वजह से एली ऑपरेशन जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। कोयटा, डेरा मुराद और कोयटा से भी ये जो N65 से कनेक्टेड रोड है, ये चूंकि बह गया है, अब
रेलवे को बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये गुजारिश की है अच्छा। स्पेशल ट्रेन सर्विस शुरू करें, वो भी शुरू होने वाली है। और बाकी जहां रोड नहीं है, ट्रेन के जरिए हम ये जो फूड है या सप्लाईज है, मेडिसिन है, टेंट है, ये हम सप्लाई करने की तरफ जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा 33 करोड़ रुपए अभी आज ही जो 25% बनते हैं ओवरऑल पीडीएमए की जो एलोकेशन थी वो रिलीज किए जा चुके हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पे पैसे रख दिए गए हैं, कमिश्नर साहबान की अलायदता से रख दिए गए हैं। तो और 33 के करीब अजला है, 35 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 33 के करीब अजला हैं बलूचिस्तान के और 35 करोड़ रुपए जारी किए, तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए हर जिले के अंदर फौरी तौर पर रिलीफ के काम के लिए। वो ओवरऑल पीडीएमए के पैसे मिलाकर इतने ही है, लेकिन अभी तक तो हमने मतलब 12,50,000 कमिश्नर और 5-5 लाख जो है डिप्टी कमिश्नर उनके डिस्पोजल पे रख दिए हैं। ये सिर्फ कंटिजेंसी प्लान के तौर पे। अदरवाइज पिछले साल जो साल हुई थी उसके दौरान जो है हमने पीडीएमए के इदारे को बहुत ज्यादा उसको इम्प्रूव किया, उसमें बेहतरी लाई गई, हैवी मशीनरी हमने प्रोक्यूर किए और फिर कोविड को कम्बैट करते कन्फ्रंट करने में ये पीडीएमए का हमारा इदारा है, इसका एक हमारा इदारा है, इसका। अच्छा, मैं लियाकत साहब आपका सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मौसम की खराबी की वजह से वो टूर कर रहे हैं, इसलिए राब्ता उनसे बड़ा मुश्किल से हुआ है। जाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और अब मुझे मालूम है कि आप मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है वहाँ की विजिट्स कर रहे हैं। जाम साहब इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है? हेलो जी जाम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे फैसल, ठीक हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस वक्त सैलाबी मामला है बलूचिस्तान के 15 अजला जो हैं बहुत हसास करार दिए हैं। ये इस वक्त क्या सूरत हाल है? आप किस जगह पर हैं और किस तरह से हिकमत अमली बनाई है बलूचिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल को निपटने के लिए? सर जी, इसमें फैसल हमारी वैसे कल एक हुई थी ओवरऑल पूरी फ्लड इमरजेंसी की मीटिंग हुई थी जिसमें ऑल द स्टेक होल्डर्स जो हमारी पीडीएमए है जो बेसिकली डिजास्टर को देखती है, सो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, बल्कि अभी से नहीं, फॉर द लास्ट तकरीबन कोई 15 दिन पहले से हमने अपना एक पूरा मानसून का पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई थी कि मानसून को किस तरह एड्रेस करेंगे। जी सर। लेकिन इस दफा कुछ एरियाज में जैसे झलमक्सी है, नसीराबाद है, सिब्बी है, लसबेला में अभी थोड़ा सा तरफ है, यहाँ एक बहुत बड़ा आउटबर्स्ट ऑफ क्लाउड्स का जो एक पैटर्न हम देख रहे हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट और पाकिस्तान में भी आया है। और कुछ दिन पहले आपने यमन में भी देखा होगा कि वहां भी बड़े अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स हुए हैं। सो हमारे तकरीबन 7 डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पीडीएमए के अपने सारे सेंटर्स भी कायम हैं जहां कमिश्नर्स को हमने रिक्वायर्ड जितनी भी रिलीफ के हवाले से इक्विपमेंट्स हैं, टेंट्स हैं, चीजें हैं, उनको मोबिलाइज किया है। गवर्नमेंट के जितने भी हमारे जो मेन है इरिगेशन है, CNW वर्क्स हैं और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रोड्स हैं कर रहे हैं, उनकी मशीनरीज मोबिलाइज हैं। और कुछ एरिया लेकिन ऐसे हैं जो कि फ्लडिंग में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उन पे आया है, खासकर ये झलमक्सी का इलाका और सिब्बी का है। कुछ कट ऑफ है लेकिन इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएंगे। लेकिन जहां जहां जरूरत जिस हवाले से है, डिप्टी कमिश्नर्स एंड पीडीएमए, फिर तकरीबन हमारे कोई इमरजेंसी सेल जो पीडीएमए का एक अपना है और फिर चीफ मिनिस्टर एंड फिर हमारे जो सेक्रेटरिएट में है, वी आर हैविंग फुल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। कहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ इमरजेंसी है, आर्मी हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अच्छा, उनके तहत हम काम कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीजें गवर्नमेंट की रिक्वायर्ड है, लेकिन कहीं बहुत अनप्रेसिडेंटेड जो पानी आया है उसने डिस्ट्रक्शन ज्यादातर बंदात का, बहुत सारे रोड्स का, एक्सेस का, ब्रिजेस का वो वेव ऑफ किया है। लेकिन बहुत सारे जगहों पे है, कोस्टल हाईवे पे हुआ है, सिब्बी और कोयटा का जो रोड है उसका इसी तरह है, और कुछ और ऑप्शंस जो झलमक्सी और उस साइड के हैं। जाम साहब, ये जो 278 मिलीमीटर बारिश होना, ये मतलब ये तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस साइड पे कहीं भी इतनी बारिश नहीं हुई जितने बलूचिस्तान के कुछ अजला के अंदर 278 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो आपने भी रिपोर्ट दी है। ऐसे इलाकों के अंदर लोगों की क्या हालत है? उनकी इमदादी सरगर्मियां किस तरह से उनकी जिंदगी चल रही है? मवेशी उनके बह गए हैं, फसलें उनकी तबाह हो गई हैं, उनकी जिंदगी तो बहुत मुश्किल में है इस वक्त।
अच्छा, फसलों का ऐसा है कि अमूमन बलूचिस्तान में जो ये सीजन हमारा है, ये ज्यादातर क्रॉपिंग का सीजन अब स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ कॉटन बहुत नहीं उगाई जाती, लेकिन जहाँ भी है उन इलाकों को डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ये जो अभी आपका पैटर्न आ रहे थे कि 1 महीने बाद लोगों ने काश्त शुरू करनी थी, लेकिन उस हवाले से लोगों को कम से कम इसमें थोड़ी बचत हुई। अगर ये 1 महीने बाद अगर ये पैटर्न आता तो बहुत बड़ा नुकसान उनको फसल के हवाले से होता। लेकिन जानवरों के हवाले से और जो उनके गांव हैं कुछ अभी तक स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि वहाँ एक्सेस के लिए हमने 30-35 बोट्स का इंतजाम किया है जो उन तक रसाई करके ड्राई राशन और दूसरी चीजें देंगे। वहां तक अभी तक रोड्स का एक्सेस मुमकिन नहीं है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जो पैटर्न ऑफ वाटर लेवल है वो थोड़ा सा अभी नीचे जा रहा है। लेकिन फोरकास्टिंग जो मुझे अभी भी क्वेटा में भी हमें बताया, क्योंकि कल मेरे एक अपने एरियल विजिट भी पूरा है, कि 2-3 दिन में एक स्पेल और आने का भी खतरा है जी। 12 और 13 को वी आर डूइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह। अच्छा जाम साहब, एक आपकी इन 2 साल जो वजारत है, वज़राए आला शिप है, इसके अंदर हमने देखा कि तारीखी जो है बर्फबारी हुई बलूचिस्तान में, वो एक क्राइसिस था जिसको आपने फेस किया। फिर कोविड-19 वाला मामला था जिसमें आपने ताफ्तान बॉर्डर के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई। यूजुअली आप मीडिया पे कम आते हैं, वो परफॉर्मेंस आपकी शायद उस तरह से नहीं दिखाई जाती या आप बताते ही नहीं है उस तरह से, आपकी टीम नहीं बता पाती। लेकिन मैं नोट जो कर रहा हूं पिछले 2 सालों के अंदर जो आपने बर्फबारी वाला मामले को हैंडल किया, इसको कोविड-19 को किया और अब ये इतना बड़ा सैलाबी मामला है, ये टीम जो आपने बनाई हुई है जिसके तहत आप एक शहर का डेटा शेयर कर लेते हैं, जो कि सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर सीएम नहीं कर पाते, इवन केपी के अंदर भी सीएम इस्तेमाल नहीं कर पाते, और चंद घंटों के अंदर वो फिगर्स आपके पास होती हैं। ये मैकेनिज्म जाम साहब कहां से, कैसे, और ये मैकेनिज्म जो है वो जाहिर है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जी, मैं फैसल साहब थैंक यू वेरी मच। असल में आप सब दोस्तों के साथ, मीडिया चैनल्स के बहुत सारे एंकर्स हैं, उनके साथ एक बहुत आई रियली हैव एक 1-2 ताल्लुक भी थोड़ा बहुत है। लेकिन यस, आपकी बात सही है, मैं मीडिया अपीयरेंस मेरी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मे बी अदर, लेकिन किसी न किसी हवाले से सोशल मीडिया या दूसरे बयानात या अखबारात के जरिए मैं अपने को थोड़ा जरूर अपनी जो एक डेटा है उसको शेयर करता हूँ। मेरा अमूमन हमारी गवर्नमेंट का मेन फोकस ये रहा है कि उसके अंदर हम चीजों को बेटर करें, और ये सिर्फ उसका एक नतीजा है गवर्नेंस का, क्योंकि मैं पहले दिन से एक ही प्लान था कि गवर्नेंस जब तक हमारी ठीक नहीं होगी, उसके मैकेनिज्म ठीक नहीं होंगे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लेवल्स, डिविजनल लेवल्स पे, सेक्रेटरीट में हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम्स, और हम जब तक टेक्नोलॉजी को नहीं लेंगे हमें कुछ नहीं पता होगा कि सरकार में हो क्या रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 सालों के अंदर न सिर्फ, बल्कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बड़ी गवर्नमेंट है जिसने अपनी PSDP को यूटिलाइज किया है। रेवेन्यू जनरेशन में सबसे कम परसेंटेज पे सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है ताकि गवर्नमेंट पे बर्डन ना है। सो हम एक बहुत फोकस अपने चीजों पे दे रहे हैं, डेवलपमेंट काम पे इसी तरह दे रहे हैं, बाकी इदारों की तरफ दे रहे हैं, ताकि 2-2.5 साल का अरसा जब गुजर जाए और आप एक शो कॉस्ट कर सकें कि आपने 2-2.5 साल में क्या किया है, फिर इंशाल्लाह इस साल जो 2020 का है वो पूरा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया के साथ गुजारूं। बहुत बहुत शुक्रिया जाम कमाल साहब, हमारी दुआएं कि आप इसी तरह काम करते हैं और कोशिश होगी कि आपसे मुसलसल राब्ता रखा जाए, खास तौर पे गवादर पे भी बात की जाए। यहाँ वक्फा ले रहा हूँ और वक्फे के बाद हम सूरत हाल देखेंगे कराची में हुआ क्या। नाले खुल गए, पानी डायरेक्टली निकल गया, नाले लोगों के घरों में अंदर नहीं गए, क्यों? आखिर ये पहले भी तो हो सकता था, कई सालों तक नाले लोगों के घरों में जा रहे थे, इस बार नाले लोगों के घरों में क्यों नहीं गए, ऐसा क्या हुआ? और दूसरा एक और मामला है कि अंदरूनी सिंध के बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत बुरा हाल है, बहुत तबाही आई है, वहां पर सिंध गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या सूरत हाल, इस पर भी बात करेंगे इस वक्फे के बाद। क्या कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान का माशी हब है कराची, यहाँ पे सियासत ज़्यादा है, काम कब है, तनकीद ज़्यादा है, ग्राउंड पर रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। लेकिन ये जो पिछली बारिशें थी 10 दिन पहले जो अब हुई, उसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है। वो नाले जो लोगों के घरों में घुस गए थे, वो नाले अब घरों में नहीं घुसे। उसकी वजूहात क्या हैं? वज़ीर आज़म ने एक एक्शन लिया, पाक आर्मी को यहाँ भेजा और फिर हमने देखा कि नाले साफ़ हो रहे हैं, और नाले साफ़ हो रहे हैं तो जो जहाँ जहाँ चौक था वो नाले साफ़ हो गए, तो बेहतरी आई है। अब सूरत हाल ग्राउंड पर है क्या?
मेरे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब इत्मीनान है, थोड़ा सा फ़ौज को आना तो नहीं चाहिए था नाले साफ़ करने के लिए, लेकिन क्या करें, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की वजारत और लोकल गवर्नमेंट जो कराची की है उनके दरमियान चैंचे पख ख़त्म नहीं हो रही थी, पैसे नहीं हैं और हमें इख्तियारात नहीं हैं। वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं, आपको काम नज़र नहीं आ रहा है। वफाक ने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी कराची में, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, उनके MN MPs नज़र नहीं आ रहे थे। आखिर में चीखू पुकार बहुत सारी थी, ताजरों की, सब शहरियों की, तो फौज आ गई, फौज ने आके नाले साफ कर दिए। अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल और कोई दूसरा हल ही नहीं था। हाफिज़ साहब, नहीं, बात आपकी दुरुस्त है कि 3 हुकूमतें हैं, शहरी, सूबाई और मरकज़ी हुकूमत। तो जब ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो सकता और हम फौज तलब करके इस काम को करेंगे, तो इसका मतलब है कि तीनों अपनी नाअहली का ऐलान कर रहे हैं। इस नाअहली का ऐलान उनको बाकायदा कर देना चाहिए अवाम के सामने कि हम नाले तक साफ नहीं कर सकते। और इसमें पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर सिंध हुकूमत है, तजावुज़ात का जहाँ तक ताल्लुक़ है जो नालों के ऊपर हुई हैं, उन तजावुज़ात को करने में पीपल्स पार्टी अब 12 साल से बरसर इक़्तिदार है। अगर MQM के लोगों ने ये सारी तजावुज़ात की हैं और ख़ासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में पार्कों पे और इन पर कब्ज़े बहुत बड़े पैमाने पर हुए और चाइना कटिंग हुई, और उस ज़माने में MQM ने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया और उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, तो इस बात का उनको फिर, वो तो हुकूमत में शामिल थे पीपल्स पार्टी के साथ जिस जमाने में ये काम कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी और MQM को बुरा कहती है, MQM पीपल्स पार्टी को बुरा कहते हैं, और दोनों मिलकर जो है वो अपने मफादात के लिए उस वक्त इत्तेहाद भी करते थे, हुकूमत में भी शामिल रहते थे, नाराज भी होते थे, आ भी जाते थे, लेकिन शहर के मसले पर नाराज नहीं होते थे, अपनी तादाद पर नाराज होते थे MQM वाले, अल्ताफ हुसैन, और वो जब उनका मसला हल हो जाता था तो वो दोबारा हुकूमत में आ जाते थे। तो ये दोनों पार्टियां तो जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकेंगी। अब आ जाइए PTI जी। मैं पहला सवाल तो आपके तवस्सुस से अली जैदी साहब से करना चाहता हूं कि पिछले साल भी उन्होंने नाले साफ किए थे और उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैंने नाले क्लियर कर दिए, और आपको याद होगा 15-20 दिन पहले जो पहला एपिसोड आया था बारिश का थोड़ा सा, तो उसमें हुआ ये कि पानी थोड़ा सा था, खत्म हो गया। तो अली जैदी ने ऐलान किया कि चूंकि मैंने पिछले साल नाले साफ किए थे इसलिए शहर से पानी निकल गया। अब जब भी बारिश हो और शार फैसल बढ़े तो अली जैदी को जरूर उस पानी के अंदर खड़ा नहीं करना चाहिए, बिठा देना चाहिए और पूछना जरूर चाहिए कि तुम्हारे किए हुए नाले तो साफ नहीं हुए, अब तुमने फौज क्यों बुलाई है। तो अब जहां तक फौज का ताल्लुक है, देखिए एक है NDMA, चूंकि NDMA के चेयरमैन हाजिर सर्विस हैं, इसलिए इससे ये तासुर बनता है कि ये जो है वो फौज है। और फिर इसमें गलती ये हुई कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि ISPR ने भी कह दिया कि हाँ हमें तलब किया गया और हम आ रहे हैं। देखिए फौज तलब नहीं की गई है, NDMA को जिम्मेदारी दी गई है। NDMA जाहिर है वो भी हमारे फंड से चलने वाला एक इदारा है। मसला जब पैदा होता है जब NDMA सिर्फ FWO को इन्वॉल्व करता है, तो FWO चूंकि फौजी इदारा है लेकिन कमर्शियल इदारा है, इसको समझना चाहिए। एक है फौज और एक है फौज की, जैसे फौजी फर्टिलाइजर, अस्करी सीमेंट। अब अस्करी सीमेंट फौज नहीं है, फौजी फर्टिलाइजर फौजी काम नहीं है, लेकिन चूंकि चीजें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, हाफिज़ साहब ये ज़बानी कह दिया और फौज यहाँ आ गई, या कोई ऑर्डर निकला, कोई नोटिफिकेशन हुआ? और अगर कोई नोटिफिकेशन हुआ है तो वो आइन के किस शिक के तहत हुआ है कि हाजिर सर्विस जर्नल को, उनके इदारे को कहा जाए कि वो आप चले जाइए कराची और जाके नाले साफ करें? ज़बानी तो नहीं कहा गया, और उससे पहले जो देखिए एक तफसीलात हैं उसके बारे में तो कहा जा रहा है कि कराची के अंदर फौज को किसी ज़ाहिर किसी कानून के जरिए भेजा गया है ना, किसी शिक के जरिए भेजा गया। देखें हमारे सामने तो इस तरह की मालूमात नहीं, हमारे सामने तो वो मीडिया है, मीडिया में ISPR की तरफ से अगर कोई चीज आती है तो NDMA की तरफ से आती है, और बाकी हुकूमत इसको भी कैश कराने की कोशिश करती है। अच्छा, वो कैश कराते हैं कि भाई हमने भाई तुमने कहां से साफ कर दिया, तुम अपने पैसों से साफ करते, बजट तो तुम देते नहीं हो कराची को। 650 इसका फैसला तो वजीर आजम ने अपने इमरान खान ने इसका फैसला तो वजीर आजम ने किया, जो अखबारों में खबरें सारी छपी, वजीर आजम ने कैबिनेट के अंदर फैसला किया कि कराची के मामले को अब इस तरह से देखा जाएगा। उसके बाद ये इकदाम हुए, तो ये वफाकी हुकूमत ही का ही फैसला था। खैर ये देखिए वो तो अपनी जगह उन्होंने जो भी किया, पहले तो वो ऐलान करें ना कि हम खुद नहीं देख सकते। हाँ, ये बात है, हुकूमत के अंदर ये सलाहियत नहीं वो है। तो जाहिर कहते हैं ना 18वीं तरमीम है, अगर वो करते तो 12 अरब रुपए ना देते हमें साल में। सर वो तो कहते हैं ना 18वीं तरमीम का मामला कोविड कर देते अगर ऑन करते तो। हाफिज साहब वो तो 18वीं तरमीम है ना जो इमरान खान सबको आने से रोकती है।
जो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ना 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 ऐसी बात नहीं, सिनेरियो चेंज है, वो खाली उनके अहकाम जो है वो कैपिटल में चलते हैं। इमरान खान साहब के एडमिनिस्ट्रेटिव 2 सूबों के अंदर उनकी हुकूमत है, तो वहां भी मान लिया था। सिंध तो मानता ही नहीं, और वो आने से भी घबराते हैं, मिलने से भी घबराते हैं सीएम साहब से। और यहाँ पे आज एक वफाकी वज़ीर आए में, वो जो सूबाई हुकूमत है और सूबाई वजारत है, इम्तियाज शेख साहब उनसे मिल नहीं रहे हैं। खैर, इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है हाफिज साहब? क्या हम देख रहे हैं कि ये स्पेल चौथा खत्म हो गया, लेकिन 5वां स्पेल शुरू होना है 12 और 13 से। ये तैयारी जिस तरह की है शहर के अंदर, ताजिर जिस तरह से चीखो पुकार कर रहे हैं, बिजली के जो मामलात हैं, ये नाले तो साफ हो गए, लेकिन बिजली की सूरत हाल वही है, गंदगी की सूरत हाल वही है, बाकी इदारे तो उस तरह काम नहीं कर रहे। देखें, बिजली की आपने बात की। जी सर, बिजली की बात यह है कि आपको याद है ना, आप ही के शो में बात हुई थी, इन्होंने कहा कल से बिजली जो है वो अब ठीक हो जाएगी। ये आए थे असद उमर और यही पैदावार के जो है उमर अयूब, और ये इन्हीं लोगों ने गवर्नर हाउस के अंदर ऐलान किया था 11 तारीख को, 11 जुलाई को, कि अब कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। और कल से लेकर आज तक, आज 9 अगस्त है, आप मुझे बताइए, आज भी गवर्नर हाउस में इजलास हो रहा है, आज भी गवर्नर हाउस में इजलास हो रहा है, बिजली के ऊपर ही हो रहा है आज भी। मजीद के इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचाएंगे। अच्छा। हर इजलास से के इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचाते हैं, उसकी खाते हैं, उसकी ही गाएंगे, आवाम के साथ नहीं खड़े होंगे। पीटीआई हो तब भी, नून लीग थी तब भी, पीपल्स पार्टी हो तब भी। ये अब चक्कर ये इसमें है। हाफिज साहब देखिए, मैं समझता हूं किस चक्कर में। मैं हाफिज साहब एक सवाल कर लूं आपसे। पॉइंट ये है कि जितना आपने कराची के बिजली के मामले पर, केई के मामले पर, ओवर बिलिंग पे और इन सारे मसाइल के ऊपर आवाज उठाई, और लोगों ने भी उठाई, लेकिन आपने सबसे ज्यादा उठाई, और आप टेक्निकली केई को अच्छा खासा समझते हैं। कराची के लोगों के लिए आप कोई 1, 2, 3, 4, 5 कंपनियां और क्यों आवाज बुलंद नहीं करते कोर्ट में जाके, जैसा कि सिंगापुर के अंदर है, पर्थ में है, बार्सिलोना में है, लंदन के अंदर है, 10-10, 15-15 कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं। कराची में क्यों नहीं होता? आप मुजाहिरे के अलावा आप जाकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें और इस पर फैसला ले लीजिए, मोनोपोली तोड़ दीजिए। फैसल अजीज भाई, 4 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन इसी पर फाइल की थी कि ये इनकी जो निचकारी है गलत हुई है, इसी पर की है। 4 साल से हमारी जो है ना ये एडजर्न हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, अब तो उसकी डेट ही नहीं मिलती। और हाई कोर्ट से भी बेशुमार केसेस में के इलेक्ट्रिक को सहूलत मिल जाती है। अब इस पर मैं क्या बात करूं अदालतों के ऊपर और उसके निजाम के ऊपर। अब बात यह है कि सबसे पहले तो इसको कौमी तहवील में क्यों नहीं लेते? ये कौमी तहवील में लें, लेकिन इस शर्त के साथ कि लायबिलिटी के इलेक्ट्रिक की अबराज ग्रुप अदा करेगी। अब मैं बताता हूं ये किस चक्कर में है। ये इस चक्कर में है कि एक नई कंपनी को ट्रांसफर कर दें और नई कंपनी से ये कहें कि जो आपकी लायबिलिटीज है 200-300 अरब रुपए की, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप और शंघाई इलेक्ट्रिक मिलकर बाद में तय कर लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये रकम जो है वो खा जाएंगे, अबराज ग्रुप खा गया। जाहिर उन्हीं में से तो उसने पीटीआई को फंड दिया था ना, उसी में से वो नून लीग को सपोर्ट करता है ना, उसी में पीपल्स पार्टी ने इसके 2009 में 31 अरब रुपए माफ किए थे। 31 अरब रुपए, जब ये वफाकी हुकूमत में थी पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम के साथ तो है ही इनका लेना देना शुरू से, उनकी मर्जी के बगैर तो यहां पर कराची में कुछ पत्ता भी नहीं हिलता था। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे पैसे हैं टैक्स के जो हम अदा करते हैं, हमारे बिलों से चूस के निकालते हैं, धोखा देते हैं, ओवर बिलिंग करते हैं और एक ग्रुप को फायदा पहुंचाते हैं ये लोग, अवाम को फायदा नहीं पहुंचाते। फिर कैसे कराची के हमदर्द हैं, चाहे पीटीआई हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। तो इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता जवाब मैं हल किया, जवाब दें जी, इसका हल क्या है आपके नजदीक? कौमी तहवील में लें, कौमी तहवील में लें, कौमी तहवील में लें, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं ये, और उसमें सबके सामने। हाफिज साहब ये तो मामला हो गया केई के साथ करने का। मैं तो ये कह रहा हूं कि दुनिया भर में बहुत सारी कंपनियां होती हैं एक ही शहर में जो बिजली प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसका मामला, उसकी मोनोपोली तोड़कर कोई और 2-4 कंपनियां उसके ऊपर बात हो ना। जी मैं बता रहा हूं ना, पहले तो आप इसको टेक ओवर तो करें, कौमी सतह पर टेक ओवर करें। कौमी जो हमारे इसके इदारा है, इसकी जो शेयर्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए और सबलेट किया जाए ट्रांसमिशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को और जनरेशन में भी जहां जहां किसी पार्टी को बुलाया जा सकता है उसको बुलाया जाए। ये काम करेंगे तो ठीक होगा और उसमें कई कंपनियां ले लें। लेकिन जब आप निचकारी करके एक प्राइवेट कंपनी के शेयर ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो मनमानी करता है। अभी भी विफाक के शेयर 24% हैं, तो विफाक प्रॉफिट तो ले रहा है कराची से, लेकिन कराची को दे क्या रहा है? ये कहते हैं हम नेशनल ग्रिड से बिजली दे रहे हैं। मुआहदे में ये बात थी कि 3 से 5 साल तक आप बिजली नेशनल ग्रिड से देंगे, फिर इसकी अपनी पैदावार इस काबिल हो जाएगी। अब जब बात करते हैं 3 साल बाद की कहानी दे देते हैं। अब पीटीआई वही कहानी एग्जैक्टली दे रही है जो नून लीग देती थी और उससे पहले पीपल्स पार्टी, कि आप कह रहे हैं 2023 में बिजली सफिशिएंट हो जाएगी।
मेरे भाई इन्होंने जो नहीं किया है उस पर इनका लाइसेंस कैंसिल करो, इनके पैसे वापस करो हमें, और फिर उसके बाद जो है वो आप कौमी तहवील में लेकर मेजर शेयर्स अपने पास रखते हुए जो है वो इसको सबलेट कर दो बहुत सारी चीजों को, और इसमें बहुत सारी कंपनियों को इन्वॉल्व कर लो। ये इसका सीधा साधा तरीका है। सब जानते हैं कर नहीं सकते, इसलिए कि इनकी कमिटमेंट्स होती हैं नेशनल इंटरनेशनल। जब माल कमाओगे, जब पार्टी फंड चलाओगे, तो चाहे कितने ईमानदार अपने आप को कहो, पैसे तो तुमने अबराज ग्रुप से लिए थे, इसका तो तुम इनकार कर ही नहीं सकते। आज तक ऑफिशियली इमरान खान ने इनकार नहीं किया कि इन्होंने अबराज ग्रुप से इलेक्शन में पैसे नहीं लिए थे। कहें या आकर टीवी पर इनके लोग ये कहने लगते हैं कि यार पार्टी में तो सभी फंड देते हैं। अगर पार्टी में सभी फंड देते हैं तो फिर उस बंदे को जो फंड देता है उसको आप मुआशी टीम का हिस्सा नहीं बनाते, उसको फिर वेस्टेड उसका इंटरेस्ट नहीं पैदा करते। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? और क्या आप उससे फंड लें और उसको नवाजें। उसको आपने गैस में इजाफा कर दिया, 190 के बजाय 290 MMCFT दे रहे हैं आप। ऑयल में इजाफा कर दिया, कराची के लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इसलिए कौमी तहवील के अलावा कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। बाद में जो है वो बाकी कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाए। और जहां तक कराची के पूरे मसले का ताल्लुक है, देखिए कहना बहुत आसान है, तीन नाले कनेक्टेड हैं छोटे नालों के साथ, जिसमें MQM की और पीपल्स पार्टी की बराह रास्त जिम्मेदारी है। DMCs के तहत ये बरसाती नाले हैं, कब्जों की वजह से और नाहली की वजह से, कचरा डालने की वजह से और सीवरेज का पानी डालने की वजह से। हाफिज साहब अभी थोड़ी देर पहले हाफिज साहब एक नालों के हवाले से इसके इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है, जिसके अंदर लीज हो गए, कच्ची आबादी ने लीज कर दिए हैं, अब ये नाले जो हैं वो अपने साइज से 20 और 15% रह गए हैं। ये जो आबादियां हैं लेफ्ट और राइट साइड पर जो लीज हो गई हैं, जहां पे फोन लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली लगी हुई, जहां पे इवन गैस भी आई हुई है, ये नाले हटाने के लिए क्या? ये नाले जब तक नहीं हटेंगे तब तक ये मुश्किल रहेगी। नाले पे कब्जे जब तक नहीं हटेंगे तब तक मसला रहेगा। ये नाले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने, दोनों पार्टी की गवर्नमेंट ने किए हैं, तो ये कैसे हटवाएंगे? जी मैं बताता हूँ। देखें हटाएं, देखें कोई मरीज से आके तो लोगों ने नहीं बैठ गए ना, यहाँ पर इसी मुल्क के लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, यहाँ बैठते हैं और बैठाने वाले भी यही लोग होते हैं, इन्हीं के पास भत्ते पहुंचते हैं। तो ये दोनों पार्टियां तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस बात की कि इनकी मौजूदगी में ये एनक्रोचमेंट हुई है। नंबर एक, पहले तो इनको पकड़ो कौन कौन KBCA में था और कौन कौन SBCA में है और उसका किस किस पार्टी के साथ कनेक्शन है, ये तो कौम के सामने आना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार करिए। अब दूसरा क्या है कि अब तो आ गए, ठीक है, अब दूसरी बात, अब हटाएं कैसे? हटाएं ऐसे जैसे नेमतुल्लाह खान ने लियारी एक्सप्रेस वे में लोगों को हटाया था। हटे हैं ना वहां से लोग, कंपनसेशन दे उन्हें, बना है ना, ईमानदारी के साथ सर्वे हुआ, ईमानदारी के साथ सर्वे हुआ, नई जगह का तयन हुआ, सारी फैसिलिटीज वहां पर पहुंचाई गई, सड़कें बनी, सारे काम हुए, बिजली पहुंची और लोगों को कंपनसेशन के पैसे देकर ईमानदारी के साथ हटा दिया गया। जितना नेमतुल्लाह खान ने ईमानदारी से हटाया था, उनके जाने के बाद जब मुस्तफा कमाल और MQM की गवर्नमेंट आई, करप्शन उसमें भी हुई, बेईमानी उसमें भी हुई और मामला रुक गया। फिर भी बड़ी हद तक वो चीज जो है बन गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो उसकी तकमील हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब लोग चूंकि बेईमानी करते हैं और इनकी पूरा ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर करप्शन करते हैं, इसलिए लोगों को कंपनसेट नहीं करते। कंपनसेट करें, उसके लिए बजट एलोकेट करें, सारे नाले साफ हो जाएंगे। लेकिन आप एक सुहानी सुबह आकर जो जिनको आपने जमाया था उनको उठाकर फेंक दें तो वो इंसान है, उनको इस तरह नहीं फेंका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब बहुत अच्छा आपकी उसी तरीके से हो सकता है ये जो इंक्रोचमेंट है नालों के लेफ्ट और राइट, इसको ख़त्म करने के लिए कोई प्लान होना चाहिए, अदरवाइज़ कराची का ये मसला हल नहीं होगा। हर बारिशों के अंदर नाले साफ़ नहीं होंगे तो नाले आबादियों के अंदर होंगे। ये किस तरह साफ़ होगा? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो वफाक ने भेजी है फ़ौज, वो जो सफाई कर रही है वो साथ साथ बता भी रही है इतना हमने साफ़ कर लिया है, इतना टन निकल आया है बाहर। ये आबादियाँ हैं, ये आबादियाँ किन किन की हैं उसका रजिस्टर भी बन रहा है, किस किस ने बनवाई है उसका रजिस्टर भी बन रहा है। तो हिसाब किताब तो खैर होगा इस हवाले से। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।